तो चैप्टर 1 हमने कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम। तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके और बना दे रहा था। एक क्वेश्चन और आया था जिसका मैं बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ देना, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो मैं एक दो तीन डिजाइन का क्वेश्चन बता देता हूँ, एक डब्ल्यूएसएम से बता देता हूँ, फिर एक एलएसएम से बता देता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको डब्ल्यूएसएम से कैसे बीम डिजाइन करते हैं वो बता दे रहा हूँ। कल के लेक्चर में आपको एलएसएम से कैसे डिजाइन करते हैं वो बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख दूंगा। फॉर्मूला कैसे क्या होता है वो, किसको कौन सा टर्म कहाँ से कैसे लेते हैं वो बता दूंगा। डिराइव नहीं कर पाऊंगा, कहाँ से क्या आ रहा है फॉर्मूला वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये पीवाईक्यू सीरीज है, तो मैं ये अपने तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको। ओके, तो चलिए कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा वैसे वैसे बता दूंगा मैं, आपको समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको जो बताया हुआ है कि जैसे मान के चलो ये हमारा बीम है, ये बीम है तो इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस जो है यहाँ पे कहीं पे होगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट करेगा नहीं करेगा ये भी है कि अगर ओवर, तीन सेक्शन बताया था आपको। तीन सेक्शन में क्या क्या बताया था? एक बताया था अंडर इनफोर्स सेक्शन, अंडर री इनफोर्स सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन। सेकेंड बताया था आपको बैलेंस सेक्शन, एंड थर्ड बताया था आपको ओवर इनफोर्स सेक्शन। ये बताया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ। ये तीन चीज बताया था। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बताया था बीम का जो वेरिएशन होता है, एक होता है स्ट्रेन में, है ना। एक स्ट्रेन डायग्राम बताया था, स्ट्रेन डायग्राम एंड स्ट्रेस डायग्राम बताया था। ये दोनों जो है आपका लीनियर वैरी करता है। कैसे वैरी करेगा बच्चों? लीनियर वैरी करेगा, ये बताया हुआ है, लीनियर वैरी करता है। अब चलिए ऊपर में क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अपना स्टील डाल दिए, यहाँ पे टेंशन नीचे साइड में होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चल रहा हूँ मैं। ये कैंटिलीवर नहीं है जो ऊपर में ऊपर साइड में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन होगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील होगा। ओके, अब क्या है कि अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, अगर स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं तो क्या बताया था आपको स्ट्रेस डायग्राम में? मैं ये बताया था कि अगर ओवर इन्फोर्स्ड, अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में ये होगा कि आपका जो है, ये मान के चलो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये बैलेंस सेक्शन का है। अगर आपको कुछ पता ना हो तो आप क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन से बीम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, बैलेंस सेक्शन से बीम को डिजाइन करेंगे। अब देखिए ऊपर में क्या बताया था आपको, ऊपर में एक टर्म होता है सीए, है ना। ऊपर में जो एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सीए बोलते हैं। ठीक है, और नीचे जो एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं टी ए बाई एम। टी ए बाई एम, सिग्मा एस टी बोलो आप, है ना, जिसको बोलते हैं आप सिग्मा एस टी। ठीक है, क्या बोलते हो आप? सिग्मा एस टी। ठीक है, सिग्मा एस टी बोलते हैं। नीचे वाले टर्म को आप क्या बोलते हो? सिग्मा एस टी बोलते हो। जो कैसे निकालते हो आप? जो सिग्मा एस टी आप निकालने के लिए क्या करते हो, जो एफ ई के साथ जो दिया हुआ होता है, जैसे एफ ई 500 दिया या एफ ई 250 दिया,
तो उसको आप क्या करते हो, WSM में 1.8 से डिवाइड करते हो। जो वैल्यू आता है वो आप सिग्मा एस टी इसको बोलते हो, ठीक है। ऊपर से जब ये CA का जो वैल्यू होता है, ऊपर में CA रहता है आपका, CA का वैल्यू क्या होता है, M30, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा, M30, M40 या M35, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ रहेगा बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे M30 ले रहे हैं। M30 मैं इसलिए ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो इजिली डिविजिबल हो जाता है 3 से। तो जब इजिली डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो M30 का कितना आएगा, आपका CA का वैल्यू जो होगा वो 10 होगा। तो CA, एक मिनट, CA आप कैसे निकालते हो, जो भी ग्रेड दिया हुआ है, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिए हुए है, जैसे M30 दिया है तो 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इज इक्वल टू 10 N/mm² होगा, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, तो इसलिए मैं बार बार M30 लेता हूँ। आपको SSC में जब आप देखोगे तो जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं तो M30 पे पूछते हैं, ताकि वो कैलकुलेशन में इजी होता है। तो ये दो चीजें हैं, सिग्मा एस टी है और CA है। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो बीम होता है, वो स्ट्रेच डायग्राम आप जब देखोगे तो वो एक साथ क्या करता है, CA वैल्यू पे भी पहुंच जाता है, CA वैल्यू पे पहुंच जाता है। मतलब अगर आप M30 ले रहे हो तो CA का वैल्यू ऊपर में कितना हो गया, 10 हो गया। ऊपर में CA का वैल्यू जो है M30 अगर लेंगे तो ये 10 है, ठीक है। मतलब क्या, ये जो स्ट्रेस है ये मैक्सिमम कितना तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। अगर 10 से ज्यादा, ये जो ये पॉइंट है ये कितना है, 10 है, ठीक है। और ये अगर 250 ले रहे हो, तो 250 को आप 1.8 से आप डिवाइड कर लेना। 1.8 से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो भी आएगा वैल्यू वो यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में कैलकुलेटर निकाल लूँ, फिर मैं थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए 138 आ रहा है, 138 पॉइंट कुछ तो। आप वो देखिए, अभी कोड में दिया हुआ है कितना लेना है नहीं लेना है, लेकिन आप 1.8 से डिवाइड करके जितना आ रहा है उतना आप ले सकते हो। तो मैं 140 ले रहा हूँ, है ना। अभी मेरे को ध्यान में नहीं है कि कोड में कितना है, तो इसलिए 140 ले रहा हूँ। देखो ये मतलब 2-3 N/mm² का डिफरेंस हो सकता है आप, है ना। तो मतलब आपको देखना होगा वो। ऐसे में आपको 2 मिनट रुको, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना लेना है। तो इतना तो कंफर्म है कि जो बैलेंस सेक्शन होगा, बैलेंस सेक्शन में क्या होगा बच्चों, कि ऊपर में जो CA का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा। और नीचे जो हमारा अ, ये हमारा जो सिग्मा एस टी का वैल्यू होगा, वो जो है, वो TY जो है नीचे, जो स्टील स्टील में जो हम लेते हैं, जो टेंशन होता है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो सिग्मा एस टी तक पहुंच जाएगा। मतलब कि जो भी ग्रेड ऑफ स्टील दिए हुए हैं उसको जो 1.8 से जब आप वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आप क्या है, उस टाइम तक उतना तक पहुंच जाओगे। जैसे कि चलो 250 को हटा रहा हूँ मैं जो है 415 को ले रहा हूँ, ठीक है। Fe415 जो मेरे को याद है, 500 का भी ले सकते हैं, लेकिन 250 का नहीं ले रहे, 415 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 415 को जब आप 1.8 से जब आप डिवाइड करोगे बच्चों, तो वो क्या होता है, ऐसे तो देखो 415 का जो सिग्मा एस टी होता है, Fe415 का जो सिग्मा एस टी होता है, Fe415 का जो सिग्मा एस टी होता है, वो होता है कितना होता है, ये होता है 230 होता है। आप इसको मतलब कोड में जो दिया हुआ है वो वैल्यू बता रहा हूँ। अब 415 को जब आप 1.8 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 230.555 आता है कुछ। तो आप 230 लेते हैं, 230.55 आता है, तो आप 231 नहीं ले सकते, है ना। आप कि जो अब मान के चलो आप 230.55 पे अगर कोई चीज फेल कर रहा है ना, तो आप इसका आगे की तरफ आप अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे, इसको 231 नहीं लोगे, क्योंकि क्या है कि थोड़ा आप सेफर साइड में ही लोगे ना, सिंपल सी बात है, तो 230 लेते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं।
तो 230 है, तो यही है बैलेंस सेक्शन में। अगर मान के चलो Fe415 ले रहे हो आप, Fe415 ले रहे हो, तो कितना पे वो आप मान जाओगे? 230 पे वो फेल कर रहा है, आप 415 तक नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? 230 पे मानोगे कि फेल कर रहा है। तो बैलेंस सेक्शन में क्या है, ये 230 पे पहुंच जाएगा मैक्सिमम लिमिट पे, स्टील के टेंशन के मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा। और ऊपर में जो है कंक्रीट का जो मैक्सिमम लिमिट है 10 पे पहुंच जाएगा। ये हम मान के चलेंगे। ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस जो आपका बना हुआ है, ये गलत बना हुआ है। न्यूट्रल एक्सिस को मैं थोड़ा सही करता हूँ। वो कैसे सही होगा, देखिए। ये अब न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। ये जो है, ये हमारा जो है ये जो लाइन पास करेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस को कट करेगा, इस वर्टिकल लाइन को, है ना। अब मान के चलो यही चीज अगर अंडर इनफोर्स सेक्शन का अगर मैं बात करूँ, ये जो मैं बताया आपको बैलेंस सेक्शन का बात करा, अगर अंडर इनफोर्स सेक्शन का बात करें तो अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या होगा कि अंडर इनफोर्स सेक्शन में आप स्टील कम लगा रहे हो। ठीक है। आप चाहते हो, आप बेस्ट ऑप्शन जो है, आप यही चाहोगे हमेशा कि हम अंडर इनफोर्स सेक्शन डिजाइन करें। क्यों डिजाइन करें अंडर इनफोर्स सेक्शन? आप तो बोलोगे कि अरे स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगा, अगर हम स्टील ज्यादा लगाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा बीम में। ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, लेकिन जब भी स्ट्रेंथ आप ज्यादा लगाते हो ना, तो उससे क्या होता है, ब्रिटलनेस आ जाता है ना। तो ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। ठीक है, बीम का जो है फेलियर होगा, ब्रिटलनेस आएगा उसमें। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन आप स्टील लगा क्यों रहे हैं? स्टील इसलिए लगा रहे हैं कि जब आपका ये बीम है, आपका ये बीम है मान के चलो, तो जब आप इस पे लोड लगा रहे हो ऊपर में, तो ऊपर का जो सेक्शन है ये ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब क्या, एक्सट्रीम फाइबर जो है, एक्सट्रीम जो फाइबर है इसका, वो एक दूसरे से दूसरे के पास आ रहा है, एकदम पास में आ रहा है। ठीक है। और जब नीचे का जो फाइबर है वो दूर जा रहा है, मतलब क्या, कि टेंशन अगर लगेगा तो मतलब डक्टिलिटी चाहिए, मतलब घींचना। अगर मान के चलो ये स्टील है, तो अब क्या, स्टील है तो ये क्या है, इसको आप खींच सकते हो। खींचने पे क्या होता है, ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप क्या चाहते हो कि आप ज्यादा डक्टाइल चाहिए ना, आपको डक्टिलिटी चाहिए, तो आपको डक्टिलिटी कब मिलेगा ज्यादा, जब आप अंडर इन्फोर्स सेक्शन आप दोगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंडर इन्फोर्स सेक्शन हम चाहते हैं डिजाइन करें। ओवर इन्फोर्स सेक्शन जब भी हो जाता है, तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन भी आप डिजाइन, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, आप प्रिवेंट करते हो बनाना, है ना। अगर अंडर इन ओवर इन्फोर्स सेक्शन होता है, आप उसमें डबली रिइंफोर्स, आप सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन के बजाय आप डबली रिइंफोर्स सेक्शन बनाना चाहोगे। ठीक है, ताकि वो डबली रिइंफोर्स सेक्शन जब जाएगा वो, तो वो फिर से अंडर रिइंफोर्स सेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सीधा सिंपल सा लॉजिक है। तो आप अंडर इन्फोर्स सेक्शन समझ में आ गया कि क्यों लगाते हैं, क्यों बेस्ट सेक्शन होता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अब देखो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होता है बीम के साथ। अंडर इन्फोर्स सेक्शन में जो होता है कि आपका जो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका थोड़ा, ये बैलेंस वाला जो है, बैलेंस वाले से थोड़ा ऊपर, ऊपर जो है ये न्यूट्रल एक्सिस बनेगा आपका। ठीक है, ये जो है आपका ऊपर बनेगा। ठीक है, आपका कहाँ बनेगा बच्चों? ऊपर बनेगा। ठीक है। अब लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जो है सीए का वैल्यू जो होगा ये 10 पे नहीं जाएगा, ये बिल्कुल कम रहेगा। आपको 3 जाएगा और 4 जाएगा, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर जाएगा, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा जाएगा, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर जाएगा, और इधर जो है आपको आगे भागते जाएगा, है ना। ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, ये ज्यादा ज्यादा जाएगा, है ना। ये हो गया सिग्मा एस टी में। मतलब सिग्मा एस टी जरूरी नहीं है 230 पे पहुंच जाए, हो सकता है कम पहुंचे। देखिए यहाँ पे क्रॉस कर, यहाँ पे टच कर गया वर्टिकल सेक्शन को, और ये क्या हुआ कि 230 के पास नहीं पहुंचा, ये 230 से पहले ही रख गया। ठीक है। और अगर वही ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा अगर, तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन में आपका जो है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से क्रॉस करेगा, वो करेगा बैलेंस सेक्शन के नीचे से। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो है स्टील जो है, ये स्ट्रेस जो है पहले कंक्रीट पे एकदम फेलियर के पास आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, है ना। और ये बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल, मतलब एकदम ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करेगा स्टील में, टेंशन में, यहाँ पे, है ना। और कंक्रीट में क्या करेगा, पूरा कवर कर लेगा, है ना। तो ये होता है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ये नीचे वाला जो है ये ओवर इन्फोर्स सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है, और ये अंडर इन्फोर्स सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एक्स यू,
है ना। एक्सयू आप किसको बोलेगा, एक्सयू वो डिस्टेंस है एक्सट्रीम फाइबर से, ऊपर वाले सरफेस से। एक्सयू वो पॉइंट है जो कि जहां पे न्यूट्रल एक्सिस आपका कट कर रहा है इस वर्टिकल सेक्शन को, ठीक है। जहां पे आपका कंप्रेशन जीरो हो जाए और टेंशन जहां से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वहां पे न्यूट्रल एक्सिस आएगा, तो वहीं पे क्या होगा, एक्सिस उस लाइन को कट कर उस लाइन तक का जो है एक्सिस हो जाएगा। तो अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो एक्सिस ये हो जाएगा, अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन है तो एक्सिस ये होगा, और सॉरी बैलेंस सेक्शन है तो एक्सिस ये होगा, और ओवर इन्फोर्स केस में एक्सिस जो है ये होगा, है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन में क्या होता है नहीं होता है, और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्सिस हम कैसे लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एस टी पे पहले कौन पहुंचता है, सी ए पे पहले कौन पहुंचता है, और साथ में सिग्मा एस टी एंड सी ए पे कौन पहुंचता है, ये भी आपको पता चल गया होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब हम डिजाइनिंग ऑफ बीम करेंगे। ओके, अगर आपको लिमिटिंग सेक्शन के लिए बैलेंस सेक्शन के लिए अगर एक्सयू निकालना होगा तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो आप कैसे निकालोगे, वो आप केडी से निकालोगे। केडी क्या होता है, केडी जो है अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग के का वैल्यू है, और डी जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। जैसे आपका आपको 250, एफ ई 415, एफ ई 500, एफ ई 550 के लिए आपको अलग अलग के का वैल्यू बता दिया गया है, बताया हुआ है, कल के क्लास में भी बताया हुआ है। जब से क्लास हमने पहला क्लास छोड़ के पहला क्लास में हमने एक्सपोजर वाला केस करा था, और आपको उसके बाद जितने भी केस करा है सब में आपको केडी का वैल्यू बताया गया है ना। मैंने लिख के बताया है ताकि चीजें याद हो जाए आपको। 0.53 से स्टार्ट होता है, 0.48 आता है, फिर 0.46 एंड 0.44। 0.44 आपका एफ ई 550 का होता है, 0.46 आपका एफ ई 500 के लिए होता है, 0.48 एफ ई 415 के लिए होता है, एंड 0.53 आपका एफ ई 250 के लिए होता है। इतना इतना कंफर्म है। जब आपको एक्सयू निकालना हो, जिसको आप एक्सी भी बोलते हैं, एक्सी, जब आप बैलेंस सेक्शन के लिए जब आप निकालोगे न्यूट्रल एक्सिस, जो ये एक्सी है मान के चलो, ये बैलेंस सेक्शन अगर हम डिजाइन करेंगे तो ये एक्सी बोलेंगे। एक्सी अगर आपको निकालना हो कितना होता है, तो इसको हम करेंगे के डी। के डी क्या है, के डी बताया अभी। डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ आप कहाँ से लेते हो, इफेक्टिव डेप्थ आप ये जो रिइंफोर्समेंट आपका लगा हुआ है ना, ये जो आपने रिइंफोर्समेंट लगाया है उसके मिड से लेना है, ठीक है, ये मिड से लेना है, और ये एक्सट्री ऊपर वाले फाइबर से यहाँ तक का आप क्या बोलोगे बच्चों, ये बोलोगे आप डी। ओके, जिसको बोलते हैं हम इफेक्टिव डेप्थ, ये भी बताया हूँ आपको। आई होप कि आपको याद होगा ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिजाइन के पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए आपको जो है जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप दो तरह से बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। एक तो बेंडिंग मोमेंट निकालोगे जो कि होगा डब्ल्यू एल इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। दूसरा निकालोगे एम आर, है ना। और ये बेंडिंग मोमेंट को एम आर से कंपेयर करोगे कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आ रहा है एम आर से, कम आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। उससे फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अच्छा क्या कैसा सेक्शन डिजाइन हो रहा है, ओवर ओवर इन्फोर्स हो रहा है, लिमिटिंग हो रहा है, या फिर कैसा हो रहा है, बैलेंस ओवर इन्फोर्स हो रहा है, या फिर बैलेंस हो रहा है, या फिर अंडर इन्फोर्स्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये एल इफेक्टिव क्या है बच्चों, एल इफेक्टिव जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये मान के चलो ये हमारा एक बीम है, ठीक है, जिसमें से कि ये एक सपोर्ट दिया हुआ है, ये आपको एक सपोर्ट दिया है, इधर इधर एक सपोर्ट दिया है, ठीक है। इस सपोर्ट से लेके इस सपोर्ट के इन पॉइंट से लेके आप इस सपोर्ट के इन पॉइंट तक के डिस्टेंस को जो आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप एल क्लियर। इसको आप बोलते हो
एल क्लियर। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, एल क्लियर। ओके। लेकिन अब जब भी बेंडिंग मोमेंट, जब भी आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आप एल इफेक्टिव से निकालेंगे। अब एल इफेक्टिव क्या होता है, एल इफेक्टिव क्या होता है कि ये जो आपका सपोर्ट है, इसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये एल क्लियर। ओके। देखिए, ये जो है, ये डब्लू मान के चलो, और इधर से आप ये भी बताया हुआ है, ऐसे मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये डब्लू। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है बच्चों, ये है डी। डी है। ठीक है। अब देखिए, एल इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये डब्लू बाई टू करते हैं, है ना। आप ये यहाँ से मान के चलो, लेके चल रहे हो। ठीक है, ये मिड से, इसके मिड से, है ना। तो एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल क्लियर प्लस, इधर से डब्ल्यू बाई टू और इधर से डब्ल्यू बाई टू लोगे, तो डब्ल्यू बाई टू, इधर से आधा सेक्शन लेना है, इसका आधा लेना है ना, तो डब्ल्यू बाई टू, है ना। जब आप एल इफेक्टिव लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, एल इफेक्टिव जब आप लोगे तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मिड से ही क्रॉस करेगा, ये मिड से ही पास करेगा। अब देखिए क्यों नहीं करेगा, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इधर से क्या होगा कि इस सेक्शन से डब्ल्यू बाई टू लोगे आप, और इस सेक्शन से डब्ल्यू बाई टू लोगे। ठीक है, डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। ठीक है, जिसको आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एल क्लियर प्लस डब्ल्यू। दूसरा क्या है कि हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है आपका, ये डेप्थ से भी ज्यादा हो, ये जो डेप्थ है उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस केस में क्या करना है, ये ऐसा दे दिया गया मान के चलिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप ये करेंगे कि एल इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एल क्लियर प्लस डी, है ना। इन दोनों का जो वैल्यू होगा उसका जो मिनिमम होगा, है ना, वो हम क्या लेंगे, एल इफेक्टिव लेंगे। ठीक है, तो एल इफेक्टिव कैसे लेते हैं ये आपको पता चल गया है। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे ये पता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम डिजाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आपको मैं बताया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर। तो एम आर के लिए क्या है, एम आर जो है ये हम बैलेंस सेक्शन के लिए निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू, पहला चीज जो आपको निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा के डी। ठीक है, दूसरा चीज जो आपको निकालना पड़ेगा वो क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, बी एक्स स्क्वायर बाई टू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको करते हैं एम ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील, डी, डी इफेक्टिव डेप्थ माइनस एक्स से, ऊपर से कंक्रीट के ऊपर अपर साइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं एक्स ए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एम निकालने का वैल्यू आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो हम आगे देखेंगे कि एम कैसे निकलता है। ठीक है, अब चलिए, अगर आपका डिजाइन का केस है तो डिजाइन करने के लिए आप क्या करोगे, डिजाइन करने के लिए आपको दो फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो आप करोगे वो क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे, बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए बाई टू। सी ए बाई टू आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, बता चुका हूँ सी ए क्या होता है, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। ठीक है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये है कि टी ए इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो क्या है, हम क्या करते हैं बच्चों कि ये
यहाँ पे ये जब आप न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है ना। तो आप क्या करते हो, इसके यहाँ से एक वैल्यू होता है, ये क्या है, सेंट्रॉइड से आप एक लाइन यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा, इसको आप बोलोगे सी है ना। और ये आपका टी ए वैल्यू है, यहाँ से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आप क्या बोलोगे, इस दोनों बीच के डिस्टेंस को आप बोलोगे एक्स ए बाई, ये जो वैल्यू होता है ये होता है एक्स ए बाई थ्री। ठीक है, तो यही है एक्स ए बाई थ्री और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट का ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ, अगर बीम का साइज दिया हुआ है, ठीक है, अगर बीम का साइज दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, तो आप बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करोगे। बीम ऑफ साइज इज गिवन, ये मैं बोल दे रहा हूँ, इफ बीम ऑफ साइज इज गिवन, if beam of size is given then design as MR balance। ठीक है, जी, जो कि होता है क्यू बी डी स्क्वायर। क्यू आपको नहीं पता होगा, बी डी स्क्वायर तो आपको पता है, तो क्यू क्या होता है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, क्यू का जो फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है 1/2 सी जे एंड के। ठीक है, अब सी क्या होता है, सी आपको पता होना चाहिए, सी जो आप M30 का क्या होगा, M30 का सी हो जाएगा 10, M40 का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आपको जे निकालना होगा, तो जे के लिए आप क्या करोगे, जे के लिए आप करते हो, जे के लिए 1 - k/3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है, तो के निकालना होगा आपको। तो के इज इक्वल टू जो होता है बच्चों, वो होता है के इज इक्वल टू डब्ल्यू एस एम केस में होता है एम सी प्लस टी प्लस एम सी। ठीक है, एम इज द मॉड्यूलर रेशियो, सी आपको पता है, टी आपको भी पता है कि कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील ले रहे हो वो है, और एम पता है मॉड्यूलर रेशियो, एंड सी इज पता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्यू का वैल्यू निकाल के क्यू बी डी स्क्वायर से आप एम आर बैलेंस निकालोगे। ठीक है, ये हो गया, आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, चलिए, अब इतना हो गया। अब अब क्या है कि जब आप क्यू आर बैलेंस से, जब आप अगर आप जो बेंडिंग मोमेंट निकाले हो, ठीक है, आप जो बेंडिंग मोमेंट निकाले हो, बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकाले हो, बेंडिंग मोमेंट आपको बोला था WL effective² बाई 8, ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, जैसे कि ये बीम है, तो इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट देखें, ये इसका सपोर्ट, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा बच्चों, वो कहाँ आएगा, मिड सेक्शन पे आएगा। ठीक है, और इसको निकालने के लिए ये मिड सेक्शन पे आएगा, है ना। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा ये मिड सेक्शन पे बेंड करेगा। तो हम यहाँ पे अगर बीम को सेफ करा ले रहे हैं, तो बीम पूरा सेफ है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद अगर वो आपका एम आर बैलेंस जो है उससे अगर आपका ज्यादा है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर एम आर बैलेंस से ज्यादा है, तब आपका सेक्शन जो है वो क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ORS। ठीक है, वहीं अगर बेंडिंग मोमेंट, इफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एम आर बैलेंस, देन इट इज, आपको पता ही होगा, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट जो है वो लेस देन एम आर बैलेंस है, देन इट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप WL effective का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करोगे। W क्या है, लोड है। लोड कैसे निकालोगे आप, डेड लोड प्लस लाइव लोड।
लाइव लोड जो आपका लगता है ये हमेशा आप क्यू क्या लोगे, लाइव लोड जो लोगे आप यूडीएल लोगे। ठीक है, लाइव लोड जो लोगे आप यूडीएल लोगे। ठीक है, तो वही हो गया आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड जो है आपका, ये डब्ल्यू हो गया। एल इफेक्टिव आपको पता है, एक बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल लिया। फिर आप क्या निकालोगे, क्योंकि क्योंकि ये यहाँ पे साइड बीम का साइज दिया हुआ है, तो आपके पास बी भी है और डी भी है, तो आप इससे क्या करोगे, क्यू आर एम आर बैलेंस निकालोगे। ठीक है, एम आर बैलेंस निकालने के बाद आप इक्वेट करोगे कि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है या एम आर बैलेंस ज्यादा है। एम आर बैलेंस और बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट कर लो कौन ज्यादा है। उससे आपको पता चल जाए कौन सा ओवर इनफोर्स सेक्शन है, कौन सा बैलेंस सेक्शन है और कौन सा अंडर इनफोर्स सेक्शन है। जो भी आएगा उसको फिर उस हिसाब से फिर हम आगे की तरफ डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये तो तब हो गया कि अगर बीम बीम का साइज नहीं, साइज इज नॉट इवन। ठीक है, हाँ, अगर बीम का साइज नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, अगर बीम का साइज, सॉरी गलत बोल दिया मैं, अगर बीम का साइज गिवन है तो हम ऐसा डिजाइन करेंगे, ओवर इनफोर्स बैलेंस और अंडर इनफोर्स। अगर बीम का साइज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि बीम का साइज क्या है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं दिया हुआ, आपको कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, है ना, और कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उस सेक्शन को एज अ बैलेंस सेक्शन डिजाइन करोगे। ठीक है, ये जो केस है, ये जो केस है, इफ बीम ऑफ साइज, बीम ऑफ साइज ऑफ बीम इज गिवन, इफ साइज ऑफ बीम इज गिवन। ठीक है, अगर साइज ऑफ बीम अगर नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो फिर कैसे डिजाइन करेंगे, फिर करेंगे हम इफ साइज ऑफ बीम इज नॉट गिवन, दैट डिजाइन एज बैलेंस सेक्शन। ठीक है, एम आर बैलेंस या उस बीम को डिजाइन करिए। ठीक है, अगर उसमें आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना होगा, तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू बी। ठीक है, ऐसे करके आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना हो, इस केस में एरिया ऑफ स्टील निकालना हो, तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए है बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। ठीक है, जी आपको बताया हुआ है, 1/2 CJ के होता है, Q इज इक्वल टू जे, कैसे निकालते हो आपको पता है। ठीक है, चलिए, अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, डिजाइन डिजाइन आरसीसी बीम फॉर सिंपली फॉर सिंपली सपोर्टेड विथ क्लियर स्पैन कितना दिया है इसका, क्लियर स्पैन ऑफ 9 मीटर। ओके, उसके बाद जो है विड्थ ऑफ सपोर्ट जो दिया है इसमें, विड्थ विड्थ ऑफ सपोर्ट वो दे दिया है इसमें, जो दिया है आपको 400 mm। 400। ठीक है, उसके बाद लाइव लोड जो दिया है, लाइव लोड
लाइव लोड जो दिया है वो कितना दिया है, 60 kN पर मीटर। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यूज यूज M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M30 यूज M30 कॉन्क्रीट एंड use M30 concrete and Fe 500। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है WSM से डिजाइन करना है इसको। यूज WSM। ठीक है। फिर दिया है कंसिडर इफेक्टिव कवर टू स्टील। इफेक्टिव कवर दिया है जो है आपको, ये दिया है EC इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है। अब में आप देखिए क्या क्या दिया है इसमें। सपोर्ट ही। ठीक है। क्या दिया है, डिजाइन आरसीसी बीम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बिट क्लियर स्पैन दिया है आपको। क्या दिया, क्लियर स्पैन दे दिया, बस क्लियर स्पैन दे दिया। विड्थ ऑफ सपोर्ट दे दिया। ठीक है। बस। और बाकी कुछ नहीं दिया। बी नहीं दिया आपको, डी नहीं दिया, है ना, टोटल डेप्थ नहीं दिया। ये सब क्या करना होगा आपको, एज्यूम करना होगा। ठीक है। एज्यूम करके फिर आप क्या करोगे उसको करके बताऊं। चलिए बता ही देता हूं मैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये मान के चलो आप बीम। ठीक है। ये मैं सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम है ये। ठीक है। एल क्लियर दे दिया है इसमें। एल क्लियर जो दिया है वो दिया है 9 मीटर। बस देखते जाइए क्या क्या कर रहा हूँ मैं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप सो। है ना। एल क्लियर कितना दिया है, 9 मीटर। 9 मीटर। ठीक है। चलिए। अब हम क्या करते हैं इस केस में, विड्थ और डेप्थ तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि विड्थ हम अपने मन से ले रहे हैं। ठीक है। 500 mm ले सकते हो आप, वो आपका मैच हो जाएगा। ठीक है। 500 mm विड्थ ले लियो। उसके बाद डी जो है, जब भी डेप्थ लेंगे तो क्या करेंगे, स्पैन बाई 10 कर देंगे। ठीक है। स्पैन बाई 10 अगर नहीं दिया हुआ है टोटल, और टोटल डेप्थ तो स्पैन बाई 10 कर लेना। 9 मीटर है तो 9000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू हो जाएगा 900। ठीक है। एंड देन इफेक्टिव डेप्थ विल बी व्हाट, 900 माइनस 100 mm, कितना हो जाएगा 800 mm। कहाँ से ये 100 mm, ये 100 mm कहाँ से है, ये इफेक्टिव कवर दिया है ना, वो है। ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ ये हो गया। डब्ल्यू क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है हमें 400 mm। डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू। ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम एल इफेक्टिव निकालते हैं। एल इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करेंगे, एल क्लियर है हमारा 9, उसमें क्या करेंगे, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। एल इफेक्टिव निकालने के लिए तो मीटर में करोगे तो 0.8 मीटर, और डब्ल्यू है ये भी mm में है तो 0.4 मीटर। ठीक है। चलिए तो ऐड कीजिए। ये डी बोला था ऐसे ही, और डब्ल्यू 9 + 0.4 कितना आ रहा है, 9.8 एंड 9.4। तो क्या बोला था, मिनिमम लेना है तो आप कौन सा लोगे, ये लोगे 9.4। एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं ये पता चल गया। चलिए सीखते जाइए बस। ठीक है। एल इफेक्टिव हो गया। अब आगे चलते हैं। एल इफेक्टिव तो ये एक डाटा हम यहाँ से लेते हैं और उसको लिखते हैं, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 9.4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है।
ये सब आप चाहो तो नोट कर लो, है ना। ये सब नोट कर लो डाटा। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ ताकि मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था। बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको चाहिए डब्ल्यू एल इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब डब्ल्यू तो अभी तक आपने निकाला ही नहीं, और डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, अब लोड का कैलकुलेशन करना होगा। लोड्स का कैलकुलेशन, ठीक है। डब्ल्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेड लोड। तो डेड लोड लेंथ कितना है, लेंथ है आपका, देखिए, लेंथ है 9 मीटर, है ना। लेकिन हम 9 मीटर पे नहीं निकालते, हम हमेशा 1 मीटर पे निकालते हैं। ठीक है, कितना पे निकालते हैं बच्चों, 1 मीटर पे। तो लेंथ हमारा 1 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितना लिया था, 500, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.4, है ना। एल, बी एंड डी, डेप्थ आ गया आपका 0.9, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट तो कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ रहा है 11.25, ठीक है। लाइव लोड कितना दे दिया है, लाइव लोड दिया है हमें 60 kN/मीटर, ठीक है। ये हो गया kN/मीटर। एंड ये दिस इज द लाइव लोड। बताया था कि लाइव लोड आप QDL की तरह लोगे, तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो रहा है, 71.25। तो ये आपका W हो गया kN/मीटर में। अब बेंडिंग मोमेंट आप निकालो। बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 71.25 इंटू एल इफेक्टिव 9.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। कितना आएगा ये, कैलकुलेट जब करेंगे आप तो ये आ रहा है आपका 787 kN/मीटर। यूनिट का ध्यान देंगे, यहाँ पे kN/मीटर। बेंडिंग मोमेंट आप kN/मीटर में निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना होगा, अब ये बेंडिंग मोमेंट तो निकल गया, अब आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालिए। एक टर्म था, बताया था आपको, एम आर बैलेंस। एम आर बैलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, QBD², है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, डिजाइन ऑफ बीम इज नॉट गिवन, देन हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। पहले इफेक्टिव डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है इसी से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना हो गया। ये वाला चीज हटा दे रहा हूँ, और बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आया है वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको, 787 kN/मीटर, ठीक है। अब एम आर बैलेंस आप बोलोगे कि QBD² से आप क्यों नहीं निकाल रहे हो, इसलिए नहीं निकाल रहे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। ये हमने एज्यूम करा है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमने डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, हमने जो डाटा एज्यूम करा है ना बच्चों, एज्यूम करा है, जो डाटा एज्यूम करा है उससे बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम उसी बेंडिंग मोमेंट को एमआर के जगह पे रखेंगे। एमआर क्या है, बेंडिंग मोमेंट ही है, बैलेंस सेक्शन के लिए, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, QB से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वही कर रहे हैं। तो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई QB, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट आपका कितना है, 787 kN/मीटर डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू निकालना होगा। तो क्यू जब आप निकालोगे, एफ ई 500 के लिए, तो ये जो आएगा आपका 1.1583 आ जाएगा आपका, है ना। 1.1583 आप चाहो तो निकाल के देख लेना, फॉर्मूला आप देख लेना अब ना, 1.1583 इंटू, ठीक है। बी कितना लिया था, 500 mm में लिया था, और ये kN/मीटर में है, तो इसको भी न्यूटन mm में करने के लिए क्या करना होगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। ये kN है, तो इसको न्यूटन में करने के लिए 10⁻³ और मीटर को mm में करने के लिए 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻⁶।
तो इसको अंडर रूट में डाल दीजिए। इसको मैं थोड़ा सीधा लिख दूं, है ना, ताकि सही से लिखे। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 787 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1.1583 क्रॉस 500। करोगे जब आप तो 1166 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने जो डी लिया था वो कितना था, डी इज इक्वल टू 900 लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 1166 आ रहा है। मतलब वो डाटा हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो डाटा आप यूज नहीं कर सकते हो, वो आप डेप्थ नहीं लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपको फिर से डेप्थ लेना होगा। अब वो डेप्थ कैसे लोगे, तो आप बीच का वैल्यू लो, है ना, जो लिया था 900 और 1166 आ रहा है, तो आप बीच का ले लो, है ना। तो ऐसे करके मतलब कि आप करोगे, फिर जो है आगे चल चल के फिर जो है क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जो कि आपने जो डाटा, जो आपने इफेक्टिव डेप्थ लिया है ना, वो इस फॉर्मूले से आपका बराबर आ जाएगा। मान के चलो आप लेके देखना, डी इज इक्वल टू 1310 ले ले रहा हूँ मैं, है ना। तो आप जब लोगे तो आपका आ जाएगा। मतलब है, मेरा खुद का बनाया हुआ है अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बनाया हुआ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये आपका डी मैच कर जाएगा, है ना। इतना जब आ जाएगा तो फिर आप आपका हो गया। फिर ब्रेथ तो आपने ब्रेथ 500 ले लिया तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चेंज मत करो, बस डेप्थ चेंज कर लो। डेप्थ चेंज कर लो तो फिर आपको डायमेंशन मिल गया बीम का। उसके बाद फिर आप एस टी निकाल सकते हो। फिर एस टी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, एस टी के लिए बताया था बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था। तो इससे आप सिग्मा एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। तो ऐसे हम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिजाइनिंग ऑफ बीम का डिजाइन ऐसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अ, और अगर डायमेंशन दिया हुआ है बीम का, तो आप नॉर्मल आप बेंडिंग मोमेंट को एमआर बैलेंस से इक्वेट करके कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, उससे अपर इनफोर्स अंडर इनफोर्स एंड बैलेंस सेक्शन आप डिजाइन कर सकते हो। अगर दिया नहीं रहे तो आप क्या बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हो। ठीक है, ये ऐसे हम डब्ल्यूएसएम में डिजाइनिंग ऑफ बीम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, आप हमें मेल करेंगे ashishranjan.ce@gmail.com पे। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं क्लास आज एंड कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय।